हेलो दोस्तों, हमने पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा जिसमें विभिन्न प्रकार के वंश आए, जिसमें से ही एक मौर्य वंश था। आइए चलते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। मौर्य साम्राज्य, इसकी समयावधि रही 323 से लेकर 184 BC तक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो स्रोत देखते हैं, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण जो विदेशों से लोग हमारे भारत भूमि पे आए, पुरातात्विक स्रोत जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं, धार्मिक और धर्मेतर, मतलब धर्म के अलावा। धार्मिक स्रोतों में देखते हैं विष्णु पुराण से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। बौद्ध धर्म के जातक कथाओं से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, एवं जैन धर्म के कल्पसूत्र से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। धर्मेतर ग्रंथ देखते हैं, जो धर्म के अलावा जो ग्रंथ हुए, जिसमें चाणक्य जी का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है एवं विशाखादत्त जी का मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विदेशी विवरण की बात करें तो विदेशी विवरण मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका उसकी किताब थी। ठीक है, स्ट्रेबो एक पाश्चात्य भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने विश्व भूगोल नामक किताब लिखी जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है। पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं। अशोक के अभिलेख, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने अभिलेखों के द्वारा काफ़ी दूर दूर तक अभिलेखों के द्वारा अपनी बातें पहुंचाई। तो अशोक के अभिलेख हमें जो प्राप्त हुए हैं वहाँ से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। मृदभांड एवं आहत सिक्के जिस पे कोई चिन्ह बना हो, इस प्रकार के सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। तो हमें उत्खनन से प्राप्त आहत सिक्के एवं मिट्टी के जो बर्तन हुए मृदभांड, यहाँ से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अशोक के शिलालेख देखते हैं। अशोक चूंकि कई सारे शिलालेखों का निर्माण कराया, जिसमें बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ पे हमें प्राप्त हुई ये देखते हैं। पहला उसका शिलालेख है शहबाजगढ़ी में, फिर मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रेगुड़ी और सोपार। तो ये विभिन्न स्थान हैं जहाँ पे हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेखों को जो भाषा है या लिपि है, उसका सबसे पहले अध्ययन जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किया। क्योंकि वहाँ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, अतः कई समय तक तो उसे पढ़ा ही न जा सका, परंतु जेम्स प्रिंसेप महोदय ने 1837 में उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। ठीक है, कुछ अन्य अभिलेखों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी पता चलती है, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बराबर गुफा अभिलेख जो बिहार में है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में प्राप्त हुआ। लगमान का अभिलेख, लगमान एक शासक था, उसी के अभिलेख जलालाबाद अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। आइए आगे चलते हैं। हम देखते हैं राजनीतिक विकास, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार, उसके बाद आए अशोक जो कि एक महान शासक थे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। कुणाल जो कि अशोक के पुत्र थे। दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहदत्त जो कि यहाँ पे अंतिम शासक हुए, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त हुए। तो आइए इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, जैन ग्रंथों में इसे मौर्य कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में इसे मौर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि इसकी सेना में चोर और मलेच्छ थे, अर्थात इसकी जो सेना थी निकृष्ट कोटि की सेना थी, चोर और मलेच्छ लोग इसके सेना में थे। अर्थशास्त्र में ये बात कही गई है। मिलिंद पन्नों में नंद और मौर्य युद्ध का अतिरंजित वर्णन किया गया है। ठीक है, मिलिंद पन्नों एक ग्रंथ है जिसमें नंद और मौर्य के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बात है, इसने संथारा पद्धति, ये संथारा पद्धति जैनों की एक पद्धति होती है जिसमें उपवास अंतिम समय तक जब तक प्राण न निकल जाए, इस प्रकार से उपवास किया जाता है। तो इस पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग कर दिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, संथारा पद्धति। उसके बाद दूसरा शासक आया बिंदुसार, जिसे अमित्रोकोटीज या अमित्रघात भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेता है। इसकी माता थी दुर्धरा और इसी के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसमें सबसे पहले तो उसने अशोक को भेजा विद्रोह दबाने, पहले बार दबा दिया गया। दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो उसमें सुसीम को भेजा, ये दोनों इसके पुत्र थे। तो इस समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ, पहले अशोक को भेजा फिर सुसीम को भेजा।
इसके राज दरबार में जो राजदूत आया था वो डाइमेकस था, जो सीरिया का राजदूत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके समय में जो राजदूत आया वो सीरिया से आया हुआ था, डाइमेकस। इसके 500 सदस्य का एक मंत्री परिषद भी था। ठीक है, प्रशासन के संचालन के लिए इसने मंत्री परिषद की संरचना बनाई थी जिसमें 500 सदस्य थे। आगे चलते हैं। अशोक, अब हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के एक महान शासक अशोक के बारे में। जैसा कि हमने देखा, पिता इसके बिंदुसार थे। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले अध्ययन किया इसके बारे में। माता थी सुभद्रागी, ध्यान रखिएगा। भाई सुसीम और विद्युताशोक, ये उसके भाई थे। पत्नी पद्मावती और देवी महादेवी, इसकी 2 पत्नियां थी, पद्मावती और देवी महादेवी। ये बिंदुसार जब शासन में था उस समय यह अवंती का उपराजा हुआ करता था। अवंती अर्थात अभी का उज्जैन आप जान सकते हैं, मध्य प्रदेश में है, तो उसका ये उपराजा हुआ करता था। बौद्ध ग्रंथ में इसे चंडअशोक कहा गया है। चंडअशोक क्यों कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि इसने अपने भाइयों का वध किया, इसलिए इसे चंडअशोक कहा गया। ठीक है, इसका साम्राज्य देखते हैं कहाँ कहाँ तक विस्तृत था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़ के पूरा भारत इसके अंदर आता था। इसके साम्राज्य के अंदर असम वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र असम का, वो और सुदूर दक्षिण अर्थात श्रीलंका के करीब लगभग, तो उधर उस क्षेत्र को छोड़ के पूरा भारत इसके अंदर आता था। पड़ोसी राज्य देखते हैं। इसके शिलालेख जो प्राप्त हुए हमें, उसमें 5वें और 13वें शिलालेख में हमें इसके पड़ोसी राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं कौन कौन से पड़ोसी राज्य थे। यवन, कंबोज, नाभक, भोज, नामपंथी, पितनिक, आंध्र और पुलिंद। आंध्र ये दक्षिण में पड़ता था, जो सुदूर दक्षिण में था, इस वजह से वहाँ पे इसका साम्राज्य नहीं फैल पाया। तो इस प्रकार से पड़ोसी राज्य हमने देखे। ठीक है, आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कलिंग युद्ध में वहाँ पे जान और माल की हानि को देखते हुए इसने पश्चाताप के तौर पे इसने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुणाल, ये था, कुणाल जो है ये अशोक का पुत्र था। इसे जैन स्रोतों में अंधा भी कहा गया है, अर्थात ऐसा कहा गया है कि यह अंधा था शासक बनने के समय। ठीक है, दूसरे शासक कुणाल के बाद आए दशरथ। इसने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। अशोक को तो देवानामप्रिय कहा ही जाता था, दशरथ ने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। इसने नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफा बनाई। आजीविक एक संप्रदाय हुआ करता था उस समय, तो इसने नागार्जुन पहाड़ी पे उनके लिए 3 गुफाएं का निर्माण करवाया। इसके बाद आया शासक संप्रति, चूंकि ये बौद्ध से हटके जैन संप्रदाय का संरक्षक हुआ, श्वेतांबर जैन का संरक्षक हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शासक आया वो हुआ शालिसुक के समय में यवन के शासक अंतियोकस तृतीय का काबुल घाटी पे आक्रमण हुआ। काबुल घाटी भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, तो काबुल घाटी पे आक्रमण हुआ अंतियोकस तृतीय। बृहदत्त ये अंतिम शासक था। इसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, यहीं से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही शुंग वंश की स्थापना की जाती है, उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के स्रोत देखे, जिसमें साहित्यिक में धर्मेतर, धार्मिक विभिन्न प्रकार के विदेशी विवरण देखे, पुरातात्विक साक्ष्य देखे एवं अशोक के शिलालेख देखे, कुछ अन्य शिलालेख भी देखे। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीतिक विकास देखा हमने, चंद्रगुप्त से लेकर बृहदत्त तक के देख लिया। फिर एक एक शासक के बारे में हमने अध्ययन किया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, फिर उसके बाद आए कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिसुक और बृहदत्त। अंतिम शासक था बृहदत्त। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।